हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज के पहले चैप्टर के बारे में। यार हम लोग पी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने बताया था कि पी ब्लॉक से शुरू होकर पी ब्लॉक पे ही ख़त्म होगा। हर चैप्टर के साथ अगले दिन उसके पी वाई क्यूज़ मिल जाएंगे। बिल्कुल पैनिक बटन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हाई वेटेज टॉपिक हैं वो पहले होंगे, जो लेस वेटेज टॉपिक हैं वो बाद में होंगे और जो सबसे कम वेटेज वाले हैं वो लास्ट में होंगे। ठीक है, तो ए बी सी कैटेगरी में कर सकते हो तो ए कैटेगरी वाले टॉपिक हम लोग पहले 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे तुम्हें उन पे ग्रिप आ जाए। उनसे ही लगभग 50 से 60% तक पेपर आ जाएगा। 100 में से 60 नंबर तो 10 दिन में ही हम कवर कर लेंगे। फिर करना ये है कि पी वाई क्यूज़ 2023 के भी लगाने हैं, 22 के भी लगाने हैं और 21 के भी लगाने हैं। 22 के पी वाई क्यू की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, पहले से ही। 23 के मैं साथ साथ करवाता जाऊँगा और उसके अलावा ज़्यादा और क्वेश्चन आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थ्योरी बढ़िया से एक बार पढ़ लो, बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है उसे, है ना। अगर उतना कर लोगे तो बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक से शुरू करते हैं। और ये पी ब्लॉक मैंने इस तरह से अब इसे करा है एडजस्ट। तो वो पी ब्लॉक में कुछ नई बात बताने के लिए तो है नहीं, जो लेंथ वाले वीडियो था उसी का छोटा रूप है ये। उसमें से वो बातें हटा दी हैं जो इस बार मेंस के सिलेबस से बाहर गई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकती हैं, उन्हें अभी भी रखा गया है। ठीक है, ये पहला वीडियो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, फिर एक बार बोलना शुरू करूँगा तो लंबा वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो बहुत इसे बिल्कुल 1.5x या 1.25 पे मत देखना। 1 पे भी देखोगे तब भी तुम्हारा काम बहुत बेहतरीन चलेगा। मतलब तुम अगर इसे रोज लगा के सुनोगे बैठ के कान में और प्रिंट आउट हाथ में लेके बैठना, ठीक है ना। लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट लेके या मोबाइल पे किसी पे भी सामने रखना और फिर कान में हेडफोन लगा के इसे ध्यान से सुनना बस। ठीक, 4-6 बार सुनोगे। हाँ, 4-6 बार तो सुनना ही पड़ेगा यार। 4-6 बार का टाइम मत कहना कि हाँ चलते फिरते कहीं जा रहे हो तो गाने की जगह इसे सुन लो। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब तो नहीं है कि नहीं सुनी जा सके, तो उसे सुन लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो बेयर मिनिमम जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ आज के वीडियो में। तो इसे ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और 1x पे ही सुनना है, 1.5x या 1.25x पे मत सुनना। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप की जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। और भाई सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि सर, क्योंकि किसी बच्चे ने यार लिखा मेरे को कि सर आप बच्चों से कह दो कि कमेंट करा करो। जो कमेंट करेंगे तो आज से 5 साल बाद भी कोई देखेगा तो फिर रीच बढ़ती जाएगी और ज़्यादातर लोगों का हम भला कर सकेंगे, है ना। हम लोग पेड़ लगाने वाले लोग हैं, है ना। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं सीरीज़ को। होपफुली ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाएगी, जिससे ज़्यादा लोग मेंस में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो रही है, तो टेस्ट सीरीज़ को भी हम लोग अगर चाहो तो ले लो भाई, वो भी चल रही है, देख लेना, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। नोट्स हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे आप लोगों को, उसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के सारे लेक्चर्स के मिले हैं। अध्याय निश्चय को तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया है। उसी के नीचे एक टैब और बन जाएगा किसका, अध्याय निश्चय के नीचे एक और टैब बनेगा किसका, रिवीजन सीरीज़ का। ठीक है, तो वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बोरॉन फैमिली से। अब नोट्स सारे लिखे हुए होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम भी ये नोट हाथ में लेके बैठे होगे तभी इस लेक्चर को सुन रहे होगे। तो ये रिकमेंडेशन है कि नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लो, बिफोर एंड तो मिल जाएंगे। तो नोट्स के प्रिंट आउट निकालो और फिर लेक्चर सुनो, तो तुम्हें बहुत मिलेगा। जो बेस्ट बेनिफिट हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो बोरॉन फैमिली में शुरू से बात करते हैं और इतना मिनिमम पी ब्लॉक है जो करना ही करना है मेरे रिकमेंडेशन से चलोगे तो बोरॉन फैमिली कंसिस्ट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम एंड नियोनियम। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और बोरॉन फैमिली इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है। और एडवांस के सिलेबस में तो ये सिलेबस जो रिवाइज हो रहा है ये एडवांस वाले दिन भी तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो फेंकने वाला नहीं है कि एक बार देख लिया बस हो गया। ये वीडियो एक बार देखने वाला बिल्कुल नहीं है, इसे राउंड मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरॉन इज ए टिपिकल नॉन मेटल। एल्यूमिनियम कैसा है, मेटल है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कुछ कुछ बोरॉन जैसी हैं। ठीक है, इंडियम, गैलियम और थैलियम कैसे हैं, केवल मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, उसमें कोई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है। बोरॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, बोरॉन मेनली ऑर्थोबोरिक एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है, बोरेक्स की तरह करता है और कार्नाइट की तरह एग्जिस्ट करता है, Na2B4O7.4H2O। ठीक, इन इंडिया बोरॉन अकर्स इन प्यूगा वैली, लद्दाख,
बहुत बढ़िया प्यूगा वैली। अगर तुम गए हो, तुमने देखी हो, कमेंट करके बताना कि प्यूगा वैली गए हो, और अगर नहीं गए हो तो कॉलेज जाके प्यूगा वैली चले जाना रोड ट्रिप से, ठीक है। ये तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि घूमना चाहिए, लेकिन पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई, पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक। कॉलेज जाके खूब घूमना। और फिर ये सामर लेक यानी राजस्थान में मिलता है। बोरॉन के दो आइसोटोप हैं, B10 और B11। B10 कम मिलता है, B11 ज़्यादा मिलता है 81% के अलावा के लगभग। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है। और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक। 8.3% बाई मास है, ऑक्सीजन 45.5 और सिलिकॉन 27.7 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है बॉक्साइट, जो कि सिलेबस से हट गए, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बॉक्साइट क्या है और क्रायोलाइट क्या है, ठीक। इन इंडिया इट इज फाउंड एज माइका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड जम्मू, ठीक है। माइका के फॉर्म में मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंशन भी है मेंस के सिलेबस में। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 है। एटॉमिक रेडियस का क्रम क्या है कि बोरॉन की रेडियस सबसे कम है और थैलियम की रेडियस सबसे ज़्यादा है। गैलियम और एल्यूमिनियम की रेडियस में थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि गैलियम में पुअर शील्डिंग डन बाई d इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्यों? क्योंकि 3D शेल पूरा भर जाता है, तो दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग डन बाय d इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, इन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हें याद भी रखना है, ठीक है। और अगर हम +3 का ऑर्डर लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर 3 में ले जाएं सबको, तो जो गैलियम होता है वो बड़ा हो जाता है किससे? एल्यूमिनियम से। वैसे जब हम पुअर शील्डिंग की बात कर रहे हैं तो 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग करते हैं, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होती है? स्टेबल, मतलब जो साइज होता है वो कम हो जाता है। पुअर शील्डिंग होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ग्रुप 13 वालों की होती है वो किससे होती है? ग्रुप 2 से हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ग्रुप 13 में, इसमें ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2, और इसका NH2 NP1 होता है। तो NP1 की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ग्रुप 2 वालों से कम होती है। अगर हम बोरॉन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखें तो सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता, इसलिए सीधा सीधा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? कि इंडियम की सबसे कम है, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, टेल्यूरियम और थैलियम और बोरॉन। बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, बोरॉन के बाद लगता है कि थैलियम की सबसे कम होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, बोरॉन के बाद आ जाता है नंबर किसका? थैलियम का, फिर इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम का। पॉलिंग स्केल पे हम बात कर रहे हैं। डेंसिटी भी बोरॉन की सबसे कम, फिर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। हम अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है इन जनरल, तो डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा हो गया, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, वो तो पाम टेम्परेचर पे भी, यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे भी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 37 के लगभग ही मान सकते हैं, 37-38 की रेंज में। क्यों? पाम टेम्परेचर मतलब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही। बॉइलिंग पॉइंट तो ऊपर से नीचे आने पे घटता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई आसानी से। ये ऑर्डर्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं पर एक जगह लिख लो बढ़िया से, और फिर इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन कैसा है? बोरॉन डज नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन एंड दस हैज लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि B+3 में एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपॉजिटिव आयंस की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी ट्राइपॉजिटिव आयंस की घट रही है, और यूनिपॉजिटिव आयंस की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको पता है क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाले जो s और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर आ जाते हैं, और कब लगाते हैं? जब 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है कि यूजुअल ग्रुप वैलेंसी से 2 कम वैलेंसी शो करता है लास्ट वाला मेटल। जैसे लेड की बात करें तो लेड +2 और +4 में कौन सी शो करेगा? +2 शो करेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है आसानी से, ठीक। अब गैलियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है इन Ga2+। गैलियम क्या करता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है इन Ga2+।
एंड एग्जिस्ट एज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट एज कैसे, जी ए ब्रैकेट GaCl4 यानी Ga+ और GaCl4- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये गैलियम की बात हो गई। अब पॉलीमराइजेशन करते हैं। अब बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1 है, तो इसमें वैलेंसी कितनी है, 3 ही है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करते हैं, ये पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं आसानी से, और वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड्स कहते हैं। तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ड्यू टू द ट्राइवेलेंसी द कंपाउंड ऑफ बोरॉन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर to achieve stable electronic configuration and they are acting as a Lewis acid, ठीक। अब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर लिखें तो BF3 BCl3 BBr3 और BI3 लिखेंगे, क्यों, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, क्योंकि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी BF3 में, और सबसे खराब होगी किसमें, BI3 में। बैक बॉन्डिंग का क्रम कैसे लिखेंगे कि BF3 में जब देखोगे भाई, अब ज़्यादा लिखना नहीं है, अब ज़्यादा सुनना है ध्यान से, कि BF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे देखोगी। अब ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पूछा जा सकता है, उसके ऊपर वाले सारे क्वेश्चन तुम्हारे किस में आ जाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। तो देखो पी ब्लॉक की बात चल रही है, लेकिन हम लोग अभी पी ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पी ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक में काफ़ी को समेट लेंगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है, ठीक। तो BF3 ठीक लग रहा है, स्पीड सही लग रही है, ज़्यादा लग रही है तो इस वीडियो में बता देना, फिर अगले वीडियो से थोड़ा कम कर, क्योंकि देखो पूरा चैप्टर मैं 4 घंटे नहीं लेके पढ़ाना चाहता, 4 घंटे इज ए ह्यूज टाइम। 4 घंटे में तो वैसे मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, मुश्किल से 1.5-2 घंटे में इसे कंप्लीट करना होगा, तो वही करेंगे। 1.5 घंटा तो हद हो जाएगी, बस मेरे को नहीं लगता 1.5 घंटे भी चलेगा पी ब्लॉक, 1 घंटे में वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कंसाइज, प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही डिलीवर करनी है, उतना ही हमारा उद्देश्य है, उतना ही हम काम करेंगे, ठीक। तो BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में दिस इज ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ कि BF3 में 2p2p ओवरलैप था, BCl3 में 2p3p ओवरलैप था, BBr3 में 2p4p ओवरलैप था और 2p5p ओवरलैप था। तो जो ओवरलैप का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा गैप बढ़ेगा उतना क्या होगा, जितना गैप बढ़ेगा उतनी ओवरलैपिंग कैसी होगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, और हम लोगों को क्या होगा, डोनेशन बैक डोनेशन कम मिलेगा, जिससे लुईस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर घर वाले पैसे नहीं दे रहे तो कहीं बाहर से कमा के लाने पड़ेंगे, वही सिचुएशन है कि अगर आई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो कहीं बाहर से मांग के लाने पड़ेंगे, तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। अब AlCl3 क्या करता है, AlCl3 स्टेबिलिटी के लिए डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाते समय अब तुम्हें AlCl3 का ये भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा कि AlCl3 में सारे बॉन्ड सेम नहीं होते। जो ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जो ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू टर्मिनल वाले से। देखो 206 और 221 लिखी हुई है, और एल्यूमिनियम पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा, ये टेट्राहेड्रल है, और बॉन्ड एंगल भी 101 और 118 होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, ठीक। इन एल्यूमिनियम कंपाउंड्स बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ठीक। एल्यूमिनियम में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों नहीं होती है, p ऑर्बिटल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्ज, सो pp ओवरलैप इज नॉट इफेक्टिव। pp ओवरलैप उतना इफेक्टिव नहीं होता भाई, बैक बॉन्डिंग कम होती है, लेकिन लुईस एसिड तो होते ही हैं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द कोर ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस लार्जर रिपल्शन, क्योंकि अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज भी कर देंगे, ठीक। तो अगर हम रिएक्शन लिखें कि MCl3 की रिएक्शन लिखें तो क्या होगी, बेसिकली ये रिएक्शन देखो अगर ध्यान से, अगर तुम्हें थोड़ी सी ऑर्गेनिक आ रही हो तो वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसे निकाल दिया होगा, तो बेसिकली ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, 3 Cl हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, पहले बनेगा, इससे एक स्टेप यहाँ पे लिख लो कि पहले क्या बन जाएगा, MOH होल थ्राइस, और फिर ये वाटर से रिएक्शन करके MOH होल 4 बना देगा। NCERT में डायरेक्टली MOH होल 4 बना हुआ है, और ये NCERT से डॉट टू डॉट मैंने लिखा है ना, डॉट टू डॉट नोट्स हैं, NCERT के इधर नहीं गया हूँ बिल्कुल भी, ठीक। तो ये C मतलब बन गया क्या, माइनस बन गया, और HCl बन गया, और H+ बन गया। जो AlCl3 के केस में लिखेंगे तो क्या होगा, AlCl3 क्या करता है, हेक्सावैलेंसी भी शो कर देता, तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकता है कौन, एल्यूमिनियम। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कितने होते हैं, 3, मतलब MOH होल थ्राइस ही बनाते हैं, ठीक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, बोरॉन कैसा, अब देखो अब रिएक्टिविटी के बोरॉन की बात हुई है तो हम लोगों ने बोरॉन के सारे केस डिस्कस किए हैं। बोरॉन कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन कैसा होता है, अनरिएक्टिव होता है,
क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन कैसा होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन होता है अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन एमॉर्फस फॉर्म में वो रिएक्ट करता है। तो बोरॉन की रिएक्शन जब एयर से होगी तो क्या होगा? 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? B2O3 बन जाएगा। और नाइट्रोजन से कराएंगे तो Bn बन जाएगा। बोरॉन नाइट्राइल के बारे में तुमसे इस तरह से पूछ सकते हैं, ये सॉल्ट एनालिसिस में घुसा देंगे इसे, और क्या कहेंगे कि कंपाउंड व्हेन ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज हीटेड विद इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब अ गैस विच इज नॉन रिएक्टिव टू एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं याद हुआ तो काम खराब हो जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है? Bn मतलब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा BnBnBn ऐसा बन जाएगा। ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ऐसा बनेगा और फिर आगे ये ऐसे चलती जाएगी, बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह ही सीरीज होगी। ठीक, तो अल्टरनेट पे लगाते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा यहाँ से। ठीक, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और सब पे प्लस माइनस तो लगा ही दोगे जहाँ पे, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, हम लोग तो कोवेलेंट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस लगाते जाना, तो ये क्या बन जाएगा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके B2O3 जो बोरेक्स बीड है। ठीक, अब बोरेक्स की बात करते हैं। बोरेक्स को ही हम लोग कहते हैं सुहागा या टिनकॉल। बोरेक्स को ही हम कहते हैं सुहागा या टिनकॉल, और 2023 में इस बारे में बहुत क्वेश्चन आए। ठीक, अब उन्होंने पेपर में जो सिलेबस दिया ना उसमें अजीब सी बात लिख दी है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यार बोरॉन तो बहुत, केवल बोरॉन फैमिली में तो बोरॉन ही पढ़ने लायक है। ठीक, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरॉन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ठीक, अब एक सवाल मेंस में लास्ट ईयर जो आया था वो ये आया था कि सिंस इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, तो इसका जो फॉर्मूला था उन्होंने पूछा था B4OXOHY, इस तरह से पूछ लिया था। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? B4OH4O5 2 माइनस, देयरफॉर द करेक्ट फॉर्मूला विल बी Na2B4O5 OH4 और 8H2O। तो उन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था। इसे क्या लिख दिया था? इसे x लिख दिया था, इसे y लिख दिया था, इसे z। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो पी ब्लॉक तो उसे याद आ जाएगी। मेरी बात कमेंट करके जरूर बताना कि सर याद आ रही है आपकी बात बिल्कुल, कि आपने हाँ सही कह रहे हो। ठीक, तो इसका ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे ड्रॉ भी करना सीखेंगे हम लोग, क्योंकि बॉन्डिंग तो हमें करनी ही करनी है। बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग से मिला के वो कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक, बिल्कुल इस गफलत मत रहना कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो H3PO3 की रिएक्शन Na2CO3 से कराने में क्या होगा कि Na2B4O7 वाटर और CO2 बन जाएगी, और Na2B4O7 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो NaOH और H3BO3 बन जाएगा। ठीक, अब हीट करने से क्या होगा? ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेज इट्स वाटर। देखो ये बोरेक्स बीड वाला टेस्ट ही आ गया, फिर से लूजेज इट्स वाटर एंड स्वेल्स अप। ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच सॉलिडिफाइड इनटू अ ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। अभी हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस में ये लिखा था। तो बोरेक्स बीड टेस्ट ही है। तो Na2B4O7.10H2O के साथ क्या बनेगा? Na2B4O7.10H2O सारे निकल जाएंगे। फिर और फर्दर हीट किया तो NaBO2 बन गया, ये ग्लासी मास बन गया B2O3 के साथ सोडियम मेटाबोरेट, और ये कॉपर के साथ कैसे देगा? ब्लू कलर देगा। कॉपर के साथ ब्लू देगा, Fe के साथ ग्रीन देगा, कोबाल्ट के साथ ब्लू देगा, ग्रीन और ब्राउन। ठीक है, तो ये कलर्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे हम लोग, मेटाबोरेट्स के कलर है। अब बात आती है ऑर्थोबोरिक एसिड की। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड भी क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है जिसका सोपी टच होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, और क्या होता है? हॉट वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। जो बोरिक एसिड है ये बेसिकली कैरम पाउडर होता है। तुमने छू के देखा ही होगा, ज़्यादातर लोगों ने कैरम खेला होगा तो छू के देखा होगा। कमेंट करके बताओ कि यार सर कि देखा है कि नहीं देखा कैरम पाउडर तुमने। ठीक, और ये ज़्यादातर आई ड्रॉप्स में भी होता है। ठीक है, आई ड्रॉप्स में आंखों को रिंस कराने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब बोरिक एसिड बनाते कैसे? Na2B4O7 की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट थी वो टूट जाएगी और उससे BOH होल थ्राइस बन जाएगा। इट हैज ए लेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इसमें क्या है कि लेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन विच प्लेनर यूनिट्स ऑफ BO3 आर ज्वाइंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। यार बहुत ज़्यादा बोलने में क्या होता है, कभी कभी दिमाग हिल जाता है थोड़ा सा। ठीक,
तो क्या बन गया, देखो ये एकदम बढ़िया सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें H3BO3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, प्लेनर शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी सवाल आ सकता है पेपर में कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, और ये शायद आया है 2023 में। ठीक, अब बोरिक एसिड कैसा है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बट इट एक्ट एज ए लुईस एसिड। किसी ने मेरे से कमेंट बॉक्स में डाउट पूछा था कि बोरिक एसिड ने कैसे H+ की एन फैक्टर 1 कैसे आती, तो ये क्या करता है, ये वाटर से H+ लेके एक H3O+ बनाता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आ जाता है, इसका एन फैक्टर यहाँ से 1 आ जाता है। बोरिक एसिड को 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने से क्या बन जाता है, बोरिक एसिड को 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने से HbO2 बनता है और फिर B2O3 बन जाता है। ठीक, अब ये थोड़े से नोट्स हैं छोटे छोटे, ये मैं टेलीग्राम पे इनके स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा, और ये तुम्हारे पास होने भी चाहिए। क्या कि H3BO3 की रिएक्शन अगर हमें करानी है तो क्या कराएंगे, कैसे कैसे कराएंगे, सिंपल जल्दी कि H3BO3 की ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये टाइट्रेशन के लिए काम आती है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन के लिए काम आती है, कॉम्प्लेक्स बनाता है ग्लिसरॉल के साथ बोरॉन। ठीक, अगर मोलिब्डेनम मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगी, बोरेक्स बीट टेस्ट है ये। अल्कोहल के साथ कराएंगे तो अल्कोहल और H2SO4 के साथ कराएंगे तो BOR3 बन जाएगा, फ्यूजन विद NH4HF4, और तो इससे क्या बन जाएगा, अमोनियम टेट्राबोरेट। ठीक, और ये रिएक्शन मेंस में पूछी गई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मेंस में पूछी गई है ना, ये मेंस में पूछी गई है, और इस बार ये वाली रिएक्शन पूछे जाने की संभावना ये भी बहुत, क्योंकि ये बोरेक्स बीट टेस्ट वाली रिएक्शन है और उन्होंने क्लियरली लिखा है कि सॉल्ट एनालिसिस तो आएगा पेपर में। तो RCOCl के साथ क्या बन गया, BOCOR थ्राइस प्लस HCl। और ये यार लेक्चर जो है वो नीट वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई तुम्हारा नीट वाला दोस्त हो, क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन में तो नीट वाला है ही नहीं दोस्त, है ना, तो जेई मेंस को तो ध्यान में रखने के लिए है ही, ये साथ साथ नीट वालों के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगी। अगर तुम कर भला तो हो भला, हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम लोग भैया फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, तो भलाई करने से कुछ बुरा नहीं होता। मेरे को तो लगता है कि बुरे आदमी होते ही नहीं है ना। तुम लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताना कि क्या बुरे लोग होते हैं क्या, मेरे को तो नहीं लगता है कोई था, एवरीबडी इज़ गुड। ठीक, अब डाइबोरेन कैसे लिखें, डाइबोरेन के लिए क्या करें कि ये रिएक्शन भी मेन से पूछी गई है कि डाइबोरेन की रिएक्शन अगर हम BF3 की रिएक्शन अगर हम ALH3 से LiLH4 से करा दें तो इससे B2H6 बन जाता है। ठीक, NaBH4 की रिएक्शन I2 से करा दे तो B2H6 बन जाएगा, BF3 की रिएक्शन NaS से करा दे तो B2H6 बन जाएगा, BCl3 में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें तो B2H6 बन जाएगा। डाइबोरेन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका लैब मेथड हम लोगों ने ध्यान रख लिया कि सोडियम बोरोहाइड्रेट SBH की रिएक्शन I2 से करा के B2H6 बना देता है। ठीक है, डाइबोरेन जो है वो कलरलेस कंपाउंड है, हाईली टॉक्सिक गैस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 180 केल्विन है। डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, जैसे हम एयर में एक्सपोज करते हैं वो क्या कर लेती है, फायर पकड़ लेती है। जैसे कि B2H6 की रिएक्शन अगर O2 से कराएं तो B2O3 और वाटर बन जाएगा। तो अब B2H6 की रिएक्शन है ये थोड़ी सी कि B2H6 को अगर हम वाटर में डालेंगे तो H3BO3 बन जाएगा, LiH से डालेंगे तो LiBH4 बन जाएगा, CO डालेंगे तो एडक्ट बन जाएगा, HCl डालेंगे तो B2H5Cl बन जाएगा। ठीक, अगर हम मतलब टर्सरी अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो डाइमर ब्रेक होके B2H6.MH3 बन जाएगा, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो BCl3 बन जाएगा, KOH से कराएंगे तो KBO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और रेड आउट कर देंगे तो इसे रेडिएट कर देंगे तो बोरॉन आ जाएगा और फिर हाइड्रोजन बनेगा। B2H6 की रिएक्शन अमोनिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, B2H6 की रिएक्शन अमोनिया से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो थ्योरी फॉर्म में पूछी जा सकती है। कैसे कि B2H6 की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, BH2 अमोनिया ट्वाइस और BH4 माइनस, यानी कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगी इसकी। ठीक, फिर हीट करेंगे तो इससे इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगी। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया तुम्हारे लिए। ठीक, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और B2H6 के बारे में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो देखो ये क्या है, ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 97 और 120 है। जो बॉन्ड लेंथ है वो टर्मिनल हाइड्रोजन की क्या है, वो ज़्यादा है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन से 4। ठीक, और 2 कैसे हैं, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं, तो ये 134 है। और इसमें इन दोनों बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो होता है ये बनाना बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड होता है। अरे यार ऐसा नहीं बनेगा, बनाना बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे 2 बॉन्ड बनते हैं बनाना बॉन्ड। तो इसमें कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4।
ये जरूरी है, मतलब कुछ सालों तक तो 2003 से लेके 2007-8 तक तो हर साल ही B2H6 के बारे में पूछा गया। ठीक, उसके बाद बोरेट्स के स्ट्रक्चर हैं। बोरेट्स क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है इसलिए हमें स्ट्रक्चर बनाने जरूरी थे। तो ठीक है, ऑर्थोबोरेट या मेटाबोरेट मोनोबोरेट का स्ट्रक्चर क्या है, BO3 3- तो BO3 3- सीधा बना दिया। ठीक, पायरोबोरेट, पायरोबोरेट मतलब पायरो का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो H3BO3 क्या करो, देखो H3BO3 लिखो और इससे क्या करो, इसके 2 मॉलिक्यूल से लिख के एक हम क्या निकाल दें, हीट करके एक वाटर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, H4B2O4 बन जाएगा, O5 बन जाएगा, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो क्या बन जाएगा, O5 बन जाएगा। ठीक, तो यही है, H हटा दो साले तो B2O5 आ जाएगा, तो ये पायरोबोरेट आ जाएगा। इसी तरह से मेटाबोरेट या साइक्लोट्राइबोरेट बनाएंगे तो B3O6 3- आ जाएगा, तो O-BBB, तो ये बन गया क्या, साइक्लोट्राइबोरेट बन गया। ठीक, टेट्राबोरेट कैसे बनाएंगे, टेट्राबोरेट बनाने के लिए क्या किया, टेट्राबोरेट बनाने के लिए तो ये Na2B4O7, ये तो वही है Na2B4O5OH4, ये वही है, देखो ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम सब जगह HH लगा दोगे तो 4 OH आ जाएंगे और 5 ऑक्सीजन आ गए बीच में, तो ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, पेंटाबोरेट कैसे बनाएंगे, पेंटाबोरेट बनाने के लिए एक बोरॉन को बीच में रखेंगे, तो ये बोरॉन जो है ये sp3 हाइब्रिड है, इसका ध्यान रखना। ठीक, कि इसमें बोरॉन पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इन फॉर्मल नहीं, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो ठीक, अब हेक्साबोरेट भी बनाएंगे तो हेक्साबोरेट ऐसा बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर ये बना के देखने पड़ेंगे, ये कथा सुनने से नहीं समझ में आएंगे। तो हम लोगों ने 25-26 मिनट में लगभग बोरॉन को कंप्लीट कर लिया। अब बोरॉन कंप्लीट होने के बाद बात आती है कार्बन फैमिली की, क्योंकि हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, हम लोग तो आज ही खत्म करेंगे सारा कुछ। तो फिर कार्बन फैमिली आ गई यार, है ना। तो कार्बन फैमिली में क्या होगा, कार्बन फैमिली कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, कार्बन फैमिली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरोविन एफ, क्या फ्लोरोवियम, फ्लोरोवियम Fl इसका सिंबल है। ठीक है, तो मेन तो हमें याद रखना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक, कार्बन कैसा है, 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट बाय मास। ठीक, तो नेचुरली अकरिंग कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, C12 और C13। इन एडिशन टू थर्ड आइसोटोप एग्जिस्ट करता है C14 जो रेडियो एक्टिव है, और इसे हम लोग केमिस्ट्री में कई जगह पे यूज करते हैं फॉर, मतलब कि कार्बन सही कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए। ठीक, तो इसके 3 आइसोटोप हो गए, कौन कौन से, C12, C13 और C14, जिसमें C12 सबसे ज़्यादा मिलता है, C13 कम और C14 तो बहुत ही कम है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट बाय मास। अब लोग हमने पहली बात करी थी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट, सीमेंट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम एग्जिस्ट इन ट्रेसेस, बहुत कम मिलता है, मेनली अकर्स इन कैसेटेराइट, SnO2 एंड लेड एज गलेना PbS। लेड कैसे मिलता है, गलेना के फॉर्म में। ठीक, तो जर्मेनियम बहुत कम मिलता है, टिन मिलता है कैसेटेराइट के फॉर्म में, कैसेटेराइट मतलब जो SnO2 है, और टिन मिलता है गलेना के फॉर्म में, PbS फॉर्म में। ठीक है, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का हम लोग और जर्मेनियम का यूज करते हैं। जर्मेनियम डोपिंग के काम आता है सिलिकॉन की, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सॉरी जर्मेनियम नहीं, सिलिकॉन। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 क्या है, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NH2 NP2। कोवेलेंट और आयनिक रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, आयनिक रेडियस बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम आने से कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, आयनिक रेडियस बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने से क्या होगी, कम होगी, लेकिन लेड की ज्यादा होगी टिन से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ये किसकी वजह से आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, और लेड की थोड़ी सी इन सबसे ज़्यादा है, फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड का। ठीक, तो ये बात सीधे सीधे समझ में आ रही है।
जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं किसके, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर जर्मेनियम, टिन और लेड का, ठीक। और डेंसिटी जो है वो लेड की सबसे ज़्यादा है, लेड की सबसे ज़्यादा है, फिर टिन, जर्मेनियम, कार्बन और सिलिकॉन, सिलिकॉन की डेंसिटी सबसे कम है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होंगी कार्बन फैमिली की, +4 और +2। जो कार्बन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती है, बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल्स। उसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी वैलेंसी भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। CCl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एट मॉडरेट टेम्परेचर वेयर एज other elements halides undergoes hydrolysis and have a tendency to form complex like SiF6, GeF6, SnOH6। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। एलोट्रोपी कार्बन शो करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, फुलरीन्स और ग्रेफीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सब हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो डायमंड के बारे में पढ़ लेते हैं। डायमंड हैज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो sp3 हाइब्रिड है, कार्बन लिंक्स टू ईच अदर इन टेट्राहेड्रल फैशन, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड 154 है। इट इज यूज्ड इन abrasive for shaping hard tools, sharpening hard tool, in making dyes or manufacturing of tungsten filament in the electric field of electric light bulbs, ठीक। ग्रेफाइट का क्या है, ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, layers are held together by van der Waals forces and the distance between the two layers is 340 pm, ठीक। The ClCl bond length within the layer is 141.5 picometer. Each carbon is a hexagonal ring undergoes sp2 hybridization, ठीक। The electrons are mobile and therefore graphite conducts electricity along the sheet, ठीक। ग्रेफाइट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो ग्रेफाइट ही कंडक्टर है, ठीक। द ग्रेफाइट इज यूज एज ए ड्राई lubricant in machines running at high temperature whereas oil cannot be used as lubricant। ऑयल क्या करेगा कि धीरे धीरे उड़ जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट की लेयर जो स्लिपरी है, ऐसे करके स्लिप करती हैं आपस में, उन स्लिपरी लेयर की वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। फुलरीन को क्या करेंगे, ग्रेफाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क में रखेंगे हीलियम और आर्गन प्रेजेंस में, तो C60 या C70 बन जाएगा। फुलरीन्स are the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dangling bonds। उनके में dangling नहीं होती, बकमिनिस्टर फुलरीन है तो बॉल बन जाती, तो उनमें प्योर बॉल बन जाता है, ठीक। C60 हैज ए सॉशर बॉल, वही बता रहा था, फुटबॉल की टाइप होती है, कॉल्ड बकमिनिस्टर फुलरीन। इट कंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि 20 उसमें क्या होती हैं, मेंबर्ड 6 मेंबर रिंग होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। और उसमें 60 वर्टाइसेस होती हैं। एलोट्रोप्स ऑफ सिलिकॉन क्या है, क्रिस्टलाइन होते हैं और एमॉर्फस होता है। और टिन के लिए ग्रे टिन, वाइट टिन और रोम्बिक टिन है। कैटेनेशन पावर की बात अगर हम करेंगे, कैटेनेशन पावर किसकी होती है कि आपस में जुड़ने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर कहते हैं। तो कैटेनेशन पावर कार्बन की तो बहुत ही ज़्यादा और लेड की बिल्कुल ना के बराबर है, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो कैटेनेशन पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक, सिंपल सी बात। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात करें तो M के साथ MO भी बनाएगा और MO2 भी बनाएगा। तो जो ऑक्साइड्स हैं, अब ये केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जा सकता है, तो इसे लिखना जरूरी था कि CO2, SiO2, GeO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर है। SnO2, PbO2 और एम्फोटेरिक है। SnO और PbO क्या है, एम्फोटेरिक है। CO न्यूट्रल होता है, GeO एसिडिक होता है, SiO कैसा, एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो केवल 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ओनली फोर न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट, H2O, CO, NO और N2O। रिएक्टिविटी एयर से देखें तो क्या होगा कि कार्बन और सिलिकॉन क्या करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, जबकि कोल्ड वाटर से इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती सिलिकॉन जर्मेनियम की। टिन क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करके हीटिंग कंडीशन में SnO2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेड अफेक्टेड नहीं होता है वाटर से, इसीलिए लेड स्टोरेज बैटरीज में भी रखा जाता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है जिससे वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करें तो एलिमेंट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट MX2 एंड MX4। इन जनरल हैलाइड कैसे होते हैं, कोवेलेंट sp3 हाइब्रिड होते हैं, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स क्या होगी, CX4 SiX4, ऊपर से नीचे आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी हैलाइड्स की कम होती जाएगी, ठीक। एक्सेप्ट CCl4 ऑल टेट्राहैलाइड्स आर easily hydrolyzed by water because the center atom can accommodate a lone pair of electron from oxygen, ठीक।
तो क्या होगा कि देखो भाई CCl4 में कार्बन के पास क्या है, कोई लोन वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं, बाकी सब में क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से क्या करते हो, वाटर से लोन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल ले लेते हो और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेंगे, Cl को निकाल देंगे, दफा करेंगे निकाल के, तो एक एक करके सारे Cl हट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बन जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ डाइलाइट्स बात करें तो टॉप टू बॉटम आएंगे, तो कार्बन का तो डाइलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी वैलेंसी नहीं पूरी होगी, लेकिन बाकी के डाइलाइट एग्जिस्ट करेंगे और वो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आते आते क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो Pb+4 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और Pb कैसे यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाएंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन को बंद करेंगे तो क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, सिंपल सी है। या फॉर्मिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड को भी H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक वाली है यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो CO और CO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगी, मतलब जब ऑक्जेलिक एसिड को H2SO4 के साथ ट्रीट कराए तो CO और CH2 गैस निकलती है। कॉमर्शियल स्केल पे कैसे बनाई जाती है, C+H2O, मतलब कार्बन को वाटर के साथ हम गर्म करते हैं 473 से 1273 केल्विन तक हीट करते हैं तो CO+H2 बनती है। CO+H2 इज नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंथेसिस गैस और वाटर गैस CO+H2 को कहते हैं। ठीक, C+O2+N2 अगर ले लें, अगर हम मान लो एयर की प्रेजेंस में ले लें इस कार्बन को और 1273 तक क्या करें, गर्म कर दें इसे, तो क्या बन जाती है, इससे प्रोड्यूसर गैस बनती है। प्रोड्यूसर गैस मतलब इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है, वहां पे यूज होता है। ठीक, कार्बन को हम कैसे करते हैं, ऑक्साइड्स के, ये देखो अब ये रिएक्शन कार्बन की कहाँ पे यूज हो जाएगी, AD ब्लॉक में यूज हो जाएगी, तो तुम नहीं पढ़ो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, है ना, फंस गए हो हम लोग। ये NCERT वालों की गोली है और एडवांस में आ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा कुछ कटेगा, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। और अगर समय जैसे ही परमिट करे, इसके अलावा P ब्लॉक भी यूट्यूब वाला वो देख लेना अगर समय अलाउ कर रहा है, लेकिन पहले मिनिमम इतना करना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को कार्बन कैसा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो मेटल ऑक्साइड को क्या करता है, मेटल में रिड्यूस कर देता है। तो कार्बन जैसे FeO ले लिया, ZnO ले लिया, Zn ले लिया, तो ZnO ले लिया तो इसे कैसे कर दिया, Zn में कर दिया। अगर हम CO2 लेंगे तो उससे ZnO और CO बन जाएगा। ठीक, K4CN6 की रिएक्शन H2SO4 और H2O से कराई जाती है तो क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और वाटर इनसॉल्युबल है, कलरलेस ऑर्डरलेस और वाटर इनसॉल्युबल गैस है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम टू फॉर्म CO2 बनाने के लिए कैसे जलती है, ब्लू फ्लेम के कलर से, ब्लू कलर के फ्लेम से जल जाती है और बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन हमने ऊपर अभी लिखी थी इनकी। ठीक, और हाईली पॉइजनस है इन नेचर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन विद हीमोग्लोबिन विच इज ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन को धक्का देके CO, हम लोग अब तो वो भी पढ़ चुके हैं यार, कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो CO को धक्का देके, CO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डोनर है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोनर है, तो क्या करता है ऑक्सीजन को धक्का देके खुद जुड़ जाता है 300 टाइम्स ज़्यादा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से बनेगी, कंप्लीट कंबशन करेंगे तो क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम कंबशन करेंगे तो CO2 और वाटर बनते हैं। जनरल रिएक्शन हमें पता है कि CXHY गैस को अगर हम X+Y/4O2 से ट्रीट कराते तो ये इडियोमेट्रिक वाली रिएक्शन है जिससे XCO2 और Y/2H2 बनते हैं, तो ये रिएक्शन भी काम में आएगी। लैब मेथड कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट करा के क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, और या सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl से ट्रीट करा के CO2 बनाते हैं, तो बाकी क्या बन जाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी कैसी है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। ठीक, तो H2CO3 और SCO3 क्या बना देते हैं, बफर सोल्यूशन बनाते हैं जिससे कि ब्लड की pH जो होती है वो 7.62 से 7.42 के बीच में मेंटेन कर जाती है। तो ब्लड हमारा कैसा है, ब्लड हमारा बेसिक बफर की तरह काम करता है। ठीक, इट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी प्रोसेस से हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके बाद अगर टाइम बचे तो इससे सिलिकेट्स पढ़ लेना भाई, सिलिकेट्स के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, अगर टाइम परमिट कर रहा है तो सिलिकेट्स एक बार रिवाइज कर लेना, बिल्कुल बहुत जरूरी है सिलिकेट्स। ठीक, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट 40 मिनट पे पहुंच गए हैं और हम लोगों ने 2 ग्रुप कर लिए। कैसा लग रहा कमेंट करके बताना भाई, थोड़ा तो तेज अब करना ही पड़ेगा, रिवीजन है ये। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये डिटेल में क्लास में मैंने करवा रखा है, आराम से वहाँ से आके पढ़ सकते हो। ठीक, तो ग्रुप 15 में बात करते हैं। ग्रुप 15 में क्या है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और मॉस्कोवियम। ठीक, नाइट्रोजन
जो है वो मेन कंपोनेंट है एयर का 78% है, ठीक। और अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट यानी कि चाइल्ड सॉल्ट पीटर या फिर KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर की तरह एग्जिस्ट करती है। इन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन सब जगह हमारे पास है, ठीक। नाइट्रोजन अकर्स, फॉस्फोरस अकर्स कैसे करता है? एपेटाइट मिनरल्स की तरह, मतलब फ्लोर एपेटाइट हो Ca9PO4 6.CaF2 फ्लोर एपेटाइट, या फिर क्लोर एपेटाइट, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP3 है। अब ऊपर से नीचे आने पे क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ता है? एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, कोवेलेंट रेडियस बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये ऑर्डर कितनी चीज़ें फॉलो करें? ये बहुत सारी बातें लिख दी हैं एक साथ मैंने, कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कोवेलेंट रेडियस, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सब क्या होता है? टॉप टू बॉटम आके बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? टॉप टू बॉटम कम होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन तो गैस है तो उसे मेल्ट करना सबसे आसान होगा, तो जैसे जैसे मेटल करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका आएगा? मेटल करेक्टर नहीं करेंगे, जिसमें मतलब आर्सेनिक का, ये ध्यान रखना थोड़ा अजीब सा ऑर्डर है कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंटीमनी बिस्मथ से, और नाइट्रोजन का सबसे कम होगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स जो एलोट्रोपी, सबके एलोट्रोप भी एग्जिस्ट करते हैं। अब नाइट्रोजन के अलावा अगर सारे लोग एलोट्रोपी शो करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास एक खास बात है कि नाइट्रोजन के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एलोट्रोपी नहीं है लेकिन क्या है? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा रेंज देखना जरा कि -3 से लेके +5 तक वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा है। -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक। ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 हैव द टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक। ये दोनों केस में होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों केस में। तो HNO3 क्या करता है? HNO2 क्या करता है? HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किसमें? HNO3 और NO में। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ क्या होता है? स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ, ठीक। और बिस्मथ कैसा बनाता है? मेटालिक बॉन्ड बनाता है। NN बॉन्ड कैसा होता है? वीकर होता है, किससे? PP बॉन्ड से। ये बात इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन भूल गया था, कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन का, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इन PS3, NH3, PS3, ESS3, SbS3 क्या है? दिस इज फॉलोड बाई कौन कौन से ऑर्डर फॉलो करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये 4 चीज़ें सेम ऑर्डर फॉलो करती हैं। इसे हाईलाइट नहीं करता हूँ यार, हाईलाइट करने से थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। ये ऑर्डर जरूर ध्यान रख लेंगे। EH बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा होगी किसमें? ऊपर से टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट BIS3 का ज़्यादा होगा, फिर SbS3 का, और फिर NH3 का ज़्यादा होगा। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होता। वाटर के केस जैसा नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट N2O एंड NO, N2O और NO को छोड़ के बाकी कैसे हैं? एसिडिक हैं, ठीक। एंड दैट ऑफ फॉस्फोरस ऑल्सो, फॉस्फोरस के भी क्या है? एसिड है। ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। कैसे हैं? आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। हमारे आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? एम्फोटेरिक है, ठीक है। और बिस्मथ कैसा है? बिस्मथ बेसिक है। EX3 of all the elements are stable except for नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ट्राइहाइड स्टेबल नहीं होते, केवल NF3 ही स्टेबल है, ठीक। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, हमें डाइनाइट्रोजन कैसी है? डाइनाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है जो चिप्स के पैकेट में भरी होती है। कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या बना लेते हैं? नाइट्रोजन बना लेते हैं। लैब मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 से, जिससे N2 बन जाती है और वाटर बनता है, ठीक। इन दिस रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, ठीक, विच आर रिमूव बाई पासिंग थ्रू H2SO4 एंड K2Cr2 7। तो अनदर मेथड कौन सा होता है? जो वॉल्केनो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो इससे नाइट्रोजन गैस निकलती है और ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्लस हीट निकलती है, और इसे वॉल्केनो रिएक्शन कहते हैं, इरप्शन के साथ होता है, ठीक है।
और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने का तरीका क्या है कि BaN3 से BaN3 होल्टोज यानी बेरियम नाइट्राइड को हम हीट करें तो इससे वेरी प्योर नाइट्रोजन मिल जाती है। मेटल के साथ रिएक्शन करने से क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। सिंपल बात है कि Li के साथ रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन की तो LiN बन जाएगा, Mg के साथ कराएंगे तो Mg3N2 बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल से रिएक्शन विद नॉन मेटल कराएंगे। नॉन मेटल यानी सबसे पहले क्या, हेवर्स प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, 773 केल्विन 200 ATM 20 ATM प्रेशर और आयरन या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट लेते हैं Al2O3 के साथ, तो इससे क्या बन जाता है N2 प्लस ट्वाइस अमोनिया, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। N2 और O की रिएक्शन बना के NO बनाते हैं। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम साइनाइड। ठीक, साइनामाइड, कैल्शियम साइनाइड नहीं कैल्शियम साइनामाइड। ठीक, तो क्या है कि अमोनिया बनाने के काम आती है और कैल्शियम साइनामाइड बनाने के काम आती है। लिक्विड नाइट्रोजन कैसे यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन कैसे यूज होती है, रेफ्रिजरेटेंट की तरह यूज होती है। ठीक, फूड प्रिजर्वेटिव और कैसे सर्जरीज में, क्रायो सर्जरीज में भी यूज होती है, जिसमें अल्ट्रा कूलर में करना पड़ता है। और आजकल तो गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन पड़ने लगी है, क्योंकि गाड़ी के टायर कैसे रखते हैं, उससे ठंडे रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक, अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे है, अमोनिया कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, गिव्स विद वाइट फ्यूम्स विद HCl, ये हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं। अब देखो इसे हम अमोनिया माइन को टेस्ट में डाल दें या अमोनिया प्रॉपर्टी पूछ लें, एक ही बात है, साइलेंटली किल कर देंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूरिया की रिएक्शन कराते हैं। यूरिया को अगर हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो इससे क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो क्या बन जाता है, अमोनिया CO2 और वाटर। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो अमोनिया वाटर और CaCl2। अमोनियम सल्फेट की कराएंगे तो अमोनिया Na2SO4 और वाटर। ALN यानी ALN LN नहीं है, ALN मतलब अमोनियम नाइट्राइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे तो इससे अमोनिया और AlOH होल थ्राइस बन जाएगा जो जिलेटिनस वाइट होता है। Al3N की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, NH4Cl और LiCl बन जाएगा। बोरॉन नाइट्राइड की रिएक्शन कराएंगे तो BCl3 बन जाएगा। कैल्शियम साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगी। एमाइड की रिएक्शन कराएंगे वो NaOH से तो अमोनिया बनेगी। यूरिया की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से करा देंगे, एक्वस NaOH से करा देंगे तो अमोनिया बनेगी। और B2 बोरॉन इमाइड की रिएक्शन अगर हम हीट कर देंगे तो इससे बोरॉन नाइट्राइल बन जाएगा जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। रिएक्शंस ऑफ अमोनिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शंस है, ये सॉल्ट में भी काम आएंगी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन है तो वहाँ पे भी ये काम आ सकती हैं। ठीक, तो इन्हें कैसे देखेंगे, इन्हें देखने के लिए क्या करें हम लोग कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन अगर NH4OH से कराई तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। FeCl3 के साथ कराई तो FeOH होल ट्वाइस Fe2O3 और डॉट XH2 ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, या FeOH होल थ्राइस भी लिख देते तब भी चल जाता है, उसे हीट करोगे तो Fe2O3 बन जाएगा। कॉपर +2 में ब्लू था और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बना देता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है कमेंट करके बताना जरा भाई। और ये कौन सा केस है, याद आ रहा है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, ये कौन सा केस है उसके बारे में बताओ मैं जरा। अब AgCl की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस और Cl बन जाएगा जिससे जो कलरलेस होगा। ठीक, अमोनिया की कुछ रिएक्शन अगर हम शॉर्टकट में लिखे तो अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट करा दो तो N2HgO से ट्रीट करा दो तो N2, PbO से ट्रीट करा दो तो N2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर से करा दो तो N2 बन जाएगी। Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, अगर Cl2 लिमिटिंग हुआ तो क्या बन जाएगी, N2 प्लस HCl, और Cl2 अगर एक्सिस में ले लेंगे तो NCl3 बन जाएगी, विच इज एन एक्सप्लोजिव। बात समझ में आ रही है कि मेटल ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन निकलेगी, क्लोरीन एक्सिस में डाल देंगे तो NCl3 बनेगी, क्लोरीन लिमिटिंग डालेंगे तो भी नाइट्रोजन बन जाएगी। ठीक, सिंपल बात है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके बारे में ये तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से देख लेना, NCERT से ही बनाई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेम एंड फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक पेज में ही तुम्हारा काम सारा चल जाएगा बेहतरीन तरीके से, है ना। अच्छा लग रहा करने में, थक गया हूँ मैं बोलते बोलते, इतना लगातार लिखने की आदत है ना तो उतना बोलता नहीं हूँ ना, मैं तो कम ही बोलता हूँ, धीरे धीरे ही बात करता हूँ, लेकिन आज जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो फिर ज़्यादा थकान होती है। ठीक, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो गया, N2O। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, या फिर साइड वाला बना सकते हैं, और NNO के बीच की बॉन्ड लेंथ जो 113 और 119 है। N की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसे कैसे बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है। हाइड्रोक्सिलअमीन को अगर HNO2 से ट्रीट करा दो तो N2O बन जाती है, और Zn के साथ अगर हम डाइल्यूट HNO3 डाल दें तो N2O बनती है। ठीक, कलरलेस न्यूट्रल गैस है जो जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO में 115 बॉन्ड लेंथ है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कैसे बनाते हैं, NNO2 की रिएक्शन FeSO4 H2SO4 से कराते हैं तो Fe2SO4 होल थ्राइस और NO बनती। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में यूज होती है, इससे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन अगर कॉपर से करा देंगे तो
NO बनेगी और NO2 को SO2 के साथ ट्रीट करा देंगे तो भी NO बन जाएगी, ठीक है। कलरलेस गैस है, न्यूट्रल गैस है, कलरलेस न्यूट्रल गैस है और यूज्ड इन ब्राउनिंग टेस्ट। तो ये ब्राउनिंग के बारे में मैं बता रहा था ना, ऊपर वाली ये रिएक्शन जो है वो ब्राउनिंग के लिए ही यूज हुई है, Fe2SO4 होल थ्राइस वाली, जिसमें NaNO2 की रिएक्शन FeSO4 और H2O से कराई गई थी। NO ताजी बना लेता है, ठीक। फिर N2O3 के स्ट्रक्चर के बीच में कई लोगों का विवाद था, इसलिए आईडी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, इस पे नंबर भी दोनों ही बच्चों को दिए जिन्होंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा और नीचे लिखा दी। दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कैसे बनाएंगे? NO की रिएक्शन N2O4 से कराएंगे तो N2O3 बन जाएगा। H2O3 की रिएक्शन 56% HNO3 से कराएंगे तो N2O3 और H3SO4 बन जाएगा। और 5 to 6 नॉर्मल HNO3 की रिएक्शन अगर कॉपर से कराएंगे तो भी N2O3 बनता है। ब्लू है, सॉलिड है और एसिडिक है, ब्लू है, सॉलिड है और एसिडिक है। इसके बाद NO2 की बात करते हैं। NO2 कैसा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। PbNO3O2 को हीट करेंगे तो NO2 किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? NO2 बनती है, एक्सेप्ट एल्कली मेटल नाइट्रेट। एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने से NO2 नहीं निकलती, उससे O2 निकलती है और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्राउन है, एसिडिक गैस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात हम लोग कर चुके हैं, NO2 और NO3 दोनों के बारे में। किसमें? सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर में हम लोग ये डिटेल में डिस्कशन इसका कर चुके हैं। अब N2O3 की बात करके बात आते हैं। N2O3 हो गया, NO2 हो गया, अब N2O4। N2O4 NO2 का डाइमर है, बेसिकली क्या है? NO2 का डाइमर है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही है, तो इसे कूल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? N2O4 बन जाएगा। NO2 जहाँ पे ब्राउन कलर की थी, N2O4 जो है वो कलरलेस है, एसिडिक ये भी है, सॉलिड है और ये कैसी है? डायमैग्नेटिक। NO2 जो थी वो पैरामैग्नेटिक थी। NO2 कैसी थी? यहाँ पे लिख देते हैं पैरामैग्नेटिक भी है। कैसी है? पैरामैग्नेटिक भी है। ये कैसी है? पैरामैग्नेटिक भी है और ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो पैरामैग्नेटिज्म चला जाता है क्योंकि N2O4 में जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा? वो बाइंड कर लेगा तो उसका कलर भी चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद बात आती है N2O5 की। N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, HNO3 में को डिहाइड्रेट करा के N2O5 बनाती है। N2O5 बेसिकली क्या होता है? एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 होता है, ठीक। एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है तो HNO3 की रिएक्शन P4O10 यानी एनहाइड्राइड से कराई तो N2O5 बन गया और HPO3 बन गया। N2O4 को अगर हम ओजोन के साथ भी ट्रीट करा दें, अगर हम N2O4 को ओजोन के साथ ट्रीट करा दें तो इससे N2O5 और O2 बनती है और AgNO2 की रिएक्शन Cl2 से करा दें तो भी N2O5 बन जाता है। N2O5 कलरलेस सॉलिड है, एग्जिस्ट एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। और ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के भी काम आ जाता है, ठीक। अब बात आती है HNO3 यानी कि एक्वा फोर्टिस की। HNO3 यानी कि एक्वा फोर्टिस की। लैब मेथड, लैब में HNO3 कैसे बनाएंगे? लैब में HNO3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं। NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो इससे NaHSO4 और HNO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? NaNO3 और HNO3 और NaHSO4 बन जाता है। ओस्टवर्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया क्या है? अमोनिया की रिएक्शन 5O2 से कराते हैं प्लेटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट से। 500 केल्विन टू 9 बार प्रेशर लेते हैं, 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर लेते हैं तो इससे NO बनती है। जो NO बनती है वो O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बना देती है और जो NO2 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 और NO फिर से प्रोड्यूस कर देता है, जिसे रिसाइकिल कर लेते हैं। एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड बाई डिस्टिलेशन अप टू 68% बाई मास, फर्दर कंसनट्रेशन अप टू 98%। जो 98 तक करते हैं वो हम लोग कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ इसे क्या करते हैं? डिहाइड्रेट करा देते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन मेथड से कितनी बना पाएंगे? 68% तक। उससे ऊपर की अगर हमें प्योरिफिकेशन चाहिए तो हम इसका कैसे बनाएंगे? 98% बनाने के लिए हम इसे कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ क्या कर देंगे? वॉश कर देंगे, ठीक। एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड बाई डिस्टिलेशन, ये बात तो हो गई। और HNO3 इज ए कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 355.6 है। लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% बाई मास HNO3। लैब ग्रेड जो होता है वो 68% बाई मास HNO3 ही लेते हैं और उसे हम मोलैरिटी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब HNO3 की कॉन्सनट्रेट HNO3 की रिएक्शंस हैं यार, ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत बड़ा है HNO3, इसलिए इसी तरह से लिखना इसे सही लगा और तुम्हारे लिए बहुत आराम हो जाएगा। इस चार्ट को फिर से पेस्ट करके टेलीग्राम पे डालूंगा, इसे चिपकाते रहोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ चार्ट चिपका लोगे केमिस्ट्री के तो पेपर या केमिस्ट्री ही नंबर उठाएगी ना, ये तो बात है। केमिस्ट्री के अलावा तुमसे अभी तुम पेपर दे के देख लो मॉक में, केमिस्ट्री के अलावा कौन कौन मतलब फिजिक्स मैथ में कितने कितने नंबर आ रहा है। अगर तुमने मेरे से केमिस्ट्री कर रखी है तो मेरी गारंटी है कि केमिस्ट्री में जितने आएंगे उतने फिजिक्स मैथ में मिला के ले आओगे तब भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक।
कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा चल रहा है। हर चैप्टर इतना तेज नहीं होगा क्योंकि इसमें अब देखो पी ब्लॉक में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और जेनॉन 6 चैप्टर के बराबर है ये। तो इसमें थोड़ा सा मेरी रेट ऑफ स्पीच ज़्यादा होगी क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना, बहुत लंबा इसे बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था और इतना इसे याद ही करना अल्टीमेटली, और कोई तरीका नहीं समझने का इसे। ठीक, इसे तो रट ही लेना, रिक्वेस्ट है यार। अब बाकी तो तुम्हारा अपना मन है, तुम्हें अच्छा लगेगा खराब। ठीक, और अगर कुछ तुम्हें मॉडिफिकेशन चाहिए कि सर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा और अच्छा हो जाएगा, कि ऐसा और कर दो, कुछ इनपुट्स हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, बताओ मेरे को क्या चाहिए तुम्हें। ठीक, कॉन्सोनेंट HNO3 की रिएक्शन अगर हम नॉन मेटल से करा दें, देखो ये क्या है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हैं, इन्हें अगर हम क्लासीफाई कर दें एक साथ तो ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल से कराते हैं इसकी रिएक्शन तो क्या बन जाते हैं, NO2 बनते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाते हैं। जैसे बोरॉन का करस्पॉन्डिंग एसिड H3BO3, कार्बन का H2CO3 तो उससे CO2 और H2 निकल गई, आयोडीन का HiO3, फॉस्फोरस का H3PO3, सल्फर का H2SO4। ठीक, जब इसकी रिएक्शन हमने मेटल से कराई जो हाइड्रोजन से नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो उससे कॉपर मतलब मेटल नाइट्रेट बन गए, NO2 बनी और वाटर बना। तो ये मेटल कैसे है, मेटल लाइंग बिलो हाइड्रोजन इन ECS। ECS का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, और अगर जो ऊपर वाले मेटल से कराएंगे तो क्या बनेगा, उनके भी करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएंगे और क्या बनेगा, और NO2 बनेगी। तो बेसिकली HNO3 कभी भी जो कंसंट्रेट है वो रिड्यूस होकर हमेशा क्या बना रही है, NO2 बना रही है। डाइल्यूट HNO3 अलग अलग खेल करती है। डाइल्यूट HNO3 क्या करती है, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर के साथ रिएक्शन करके NO बनाती है और मेटल नाइट्रेट बनाती है। Fe और Zn के साथ N2O बनाती है और टिन के साथ NH4NO3 बनाती है। तो इसके रिएक्शन तो ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि डाइल्यूट HNO3 हमेशा NO नहीं बनाता। NO किसके साथ बनाता है, Pb, मरकरी, गोल्ड और कॉपर के साथ। आयरन और Zn के साथ N2O बनाता है और टिन के साथ बना देता है NH4NO3। अगर हम वेरी डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि वेरी डाइल्यूट HNO3 भी आयरन, जिंक और टिन के साथ, तीनों के साथ मिलकर NH4NO3 बनाता है और Mg और Mn वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, और मेटल जो क्रोमियम, एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट नहीं करते HNO3 से क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, पैसिव फिल्म बना लेते हैं ऑक्साइड की, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, अब NO3- है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउन रिंग टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो Fe2+ से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, NO बनेगी और NO को हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में डाल देंगे तो उससे ब्राउन रिंग फेरस नाइट्रोसो सल्फेट की ब्राउन रिंग बन जाएगी। और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ध्यान रखना, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से बात खत्म हो गई नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के बाद बात आती है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की, क्योंकि फॉस्फोरस के बारे में डिटेल नहीं पढ़ रहे हम, H3PO4 के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमें स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए, ये गारंटी हम इंश्योर करके चलेंगे कि स्ट्रक्चर हमें सबके आने ही चाहिए। ठीक, स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बॉन्ड कितने कौन से हैं और कैसे बना। ठीक, तो पहला क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। तो H3PO2 की रिएक्शन में मतलब H3PO2 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में, तो इसका जो एन फैक्टर है वो क्या है, एन फैक्टर भी 1 है इसका। अगर एन फैक्टर लिखेंगे तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1, क्योंकि POH बॉन्ड जो है वो कितने हैं, 1 है। ठीक, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन एल्कली से कराते हैं तो H2PO2- या H3PO2 बन जाता है और फॉस्फीन बनती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये क्या बन गई, ये फॉस्फीन बन गई। ठीक, और इसी फॉस्फीन को बनाने के लिए जो पहले नाविक होते थे वो क्या ले आते थे, वो ले जाते थे फॉस्फोरस, क्योंकि मतलब पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले को अपने को वो तो नहीं पता था सिग्नल कैसे आएंगे, क्योंकि रडार सोनार तो थी नहीं। तो ये क्या करते थे, फॉस्फोरस डाल देते थे एल्कलीन वाटर में, तो उससे हमें P2H4 की वॉर्टेक्स रिंग बनती थी जो ऊपर जाके धुआं छोड़ती थी बड़ी बड़ी, तो धीरे धीरे ऊपर जाती थी। और कोई ऐसी दूसरा शिप भी सेम काम करता था तो उसके धुएं को देख के डायरेक्शन का पता लगाने के काम आते थे। फिर उसके बाद है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसे कहते हैं फॉस्फोनिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड यानी कि फॉस्फोनिक एसिड से H3PO3 कहते हैं। H3PO3 के लिए एन फैक्टर कितना आ जाता है, एन फैक्टर 2 आ जाता है। और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, P2O3 से कराते हैं वाटर से, तो H3PO3 बन जाता है। और POH बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2 हैं, PH 1 और PO 1 है।
फिर पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो P4 कह रहा है H4P2O5 होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसके दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दोनों ही देख सकते हो, पीएच बॉन्ड होने की वजह से क्या करता है, रिडक्शन प्रॉपर्टीज भी शो करता है, ठीक। PCl3 की रिएक्शन जब H3PO3 से कराई जाती है वाटर प्रेजेंस में तो H4P2O5 और HCl बन जाता है। फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +4, स्ट्रक्चर पॉइंट सामने बना हुआ है, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है, नहीं है, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, इसे भूलना मत। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन एल्कली से करा देते हैं तो इससे H4P2O6 बन जाता है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में 3POH बॉन्ड है तो इसका फैक्टर कितना आ जाता है, इसका फैक्टर 3 आ जाता है, तो P4O10 की हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो उससे एसिड H3PO4 बन जाएगा। फिर बात आती है पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, एन फैक्टर ये दो तरह की शो कर सकता है, या तो 2 करेगा या फिर 4 करेगा डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, और बनाएंगे कैसे, H3PO4 को हीट कर देंगे जिससे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड आता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर HPO3 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, देखो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट H3PO3 होल N बन गया, और ये फॉस्फोरस एसिड जो Br2 से रीड कराते हैं, फॉस्फोरस एसिड इन Br2 हीटेड इन सील ट्यूब, तो ये बन जाता है। पेरोक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज हो तो ये इस तरह से बन जाएगा, जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगी, सिंपल बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसीलिए इसे उठाया गया है, अदरवाइज मैं स्ट्रक्चर पे ही छोड़ देता है इसे, कि एसिड्स विच कंटेन्स पीएच बॉन्ड, ध्यान सुनना, एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लाइक H3PO3, तो ये AgNO3 को क्या कर देते हैं, Ag में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात करते करते हम लोगों ने 1 घंटा खत्म कर लिया और 2 या 3 ग्रुप हमने खत्म कर लिए। अब बात आती है ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या है, ऑक्सीजन फैमिली में भाई फिर से हम लोग ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, इसमें सल्फर वगैरह को टच नहीं करेंगे, लेकिन H2SO4 की बहुत सारी रिएक्शन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली इंक्लूड्स, किसे इंक्लूड करती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम और लिवर्मोनियम, ठीक। लिवर्मोनियम की चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है, चिंता नहीं। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस कहते हैं, ठीक है। Oxygen is the most abundant element on Earth by mass. It contains 46.6% of the Earth crust. Dry air contains 20.946 of oxygen by volume. Sulfur is found in combined state as sulfate and ores like, कैसे, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं, एप्सम सॉल्ट कहते हैं, MgSO4.7H2O को बेराइट कहते हैं, बेरियम सल्फेट को, PbS को कहते हैं गलेना, जिंक ब्लेंडी और कॉपर पायराइट्स, ठीक। Organic materials like eggs, proteins, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur, सब में सल्फर होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6 और वेयर N इज अ पीरियड नंबर है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर से उसी तरीके से देखते हैं, अब उतना नहीं बचा, नाइट्रोजन ही सबसे बड़ा था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रुप 16 की, इसमें कौन कौन से ऑर्डर फॉलो होंगे, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, इस तरह से कौन से लेंगे, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ठीक। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, या रिवर्स ऑर्डर कौन कौन फॉलो करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। और लोअर देन करस्पॉन्डिंग 15 ग्रुप एलिमेंट से कम होगी क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, फुल था, और इनका कैसा था, ये नाइदर हाफ फिल्ड नॉर फुल फिल्ड थे, और वो कैसे थे, हाफ फिल्ड थे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन, ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो ई वाटर से रिएक्शन करके, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 बना देता है, यानी कि OH2 मतलब वाटर। तो अगर वाटर H2S, H2Se और H2TE का देखें तो ये वाटर कौन कौन फॉलो करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड डिस्टेंस और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट वाटर ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। एक्सेप्ट वाटर ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, यही इसी ऑर्डर से ही सवाल आ रहे हैं, है ना। और उन्होंने लिख दिया कि ऑर्डर है सिलेबस में, तो भैया बिना कहे बहुत सारा पढ़ना है तुम्हें, सिंपल बात समझ लो मेरी, ठीक। अब H2O, H2S, H2Se और H2TE ये ऑर्डर कौन कौन फॉलो करता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, EHE बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी के बारे में। फिर वाटर की तरफ बढ़ता हुआ है, ये तो
अब ये ऑर्डर देखो, ये अलग है, H2S सबसे कम है और वाटर सबसे ज़्यादा है, लेकिन H2TE उससे है, ठीक है, बीच में फंस रहा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज़्यादा है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ओजोन, SO2, SeO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिक्रीजिंग कैसी होती है कि डिक्रीजिंग होती है क्या, SO2 सबसे कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और TeO2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन की बात करें तो हेलोजन के लिए क्या करें, EXX, EX4 और EX, ये सारे तरह के कंपाउंड होने। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, FCl Bri, F सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और I सबसे कम स्टेबल होगा। ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। हेक्सा जो होते हैं वो केवल फ्लोराइड्स ही स्टेबल होते हैं हैलाइड्स में। हेक्सा आयोडाइड स्टेबल नहीं होते, ब्रोमाइड नहीं होते, क्लोराइड नहीं होते, इसीलिए SF4, SeF4 और TeF4 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर सच एज H2F2, H2Cl2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, H2F2, H2Cl2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेरिक इन नेचर। कौन से, H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2, दे अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, क्या बना देता है, SeCl4 और Se टाइप के बना देते हैं। अब बात आती है डाई ऑक्सीजन की, ठीक। डाई ऑक्सीजन क्या है, सपोर्ट्स कंबशन, खुद नहीं जलती दूसरों को जलाती है। ऐसा कौन करता है, कमेंट करके बताना, जो खुद नहीं जलती दूसरों को जलाती है, ठीक, वो है ऑक्सीजन। इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। बनाएंगे कैसे, KClO3 को हीट कर देंगे MnO2 की प्रेजेंस में तो O2 निकलेगी, Ag2O थर्मली अनस्टेबल, लेड थर्मली स्टेबल, लेड Pb3O4 थर्मली अनस्टेबल, HgO थर्मली अनस्टेबल, PbO2 भी थर्मली अनस्टेबल और Hg मतलब वो H2O2 भी थर्मली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल ऑक्साइड्स को अगर हम हीट कर दें तो उससे O2 निकलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से, सिल्वर, लेड, मरकरी और H2O2, ठीक, सिंपल बात है। तो इनसे सबसे क्या बन जाएंगे, मेटल बन जाएंगे और क्या बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। लेड के केस में ऑक्सीजन जो ऑक्साइड, लेड की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है वो +2 होती है, तो रुक जाता। मरकरी और सिल्वर के केस में ये मेटल बना देंगे और H2O2 तो वैसे भी कस के हिला दो तो क्या हो जाता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है। PbO इज नोन एज फिलोसफर्स वूल, क्या कहते हैं इसे, फिलोसोफर्स वूल कहते हैं इसे, फिलोसफर्स वूल कहते हैं, नहीं फिलोसफर्स वूल तो ZNO होता है, सॉरी। PbO जो होता है, गलत लिख दिया, माफ कर देना, ZNO होता है, जोश में लिख गया। PbO क्या होता है, कोल्ड में येलो होता है और हॉट कंडीशन में रेड हो जाता है, ठीक। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें डाई ऑक्सीजन की, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। कोई भी मेटल ले लो उसका, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके भी ऑक्साइड बनाएगी। अब मेटल के साथ ऑक्साइड बनाएगी तो क्या बनाएगी, बेसिक, और नॉन मेटल के साथ बनाएगी तो एसिडिक, और एम्फोटेरिक मेटल के साथ बनाएगी तो एम्फोटेरिक बना देगी। ZNS सल्फाइड को हीट करके ZNO, इसे फिलोसफर्स वूल कहते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। CH4 की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो कंबशन रिएक्शन है, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो SO3, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगी तो Cl2। यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन सिस्टम में और कंबशन प्रोसेस में तो यूज होती है, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम में काम आती है। ऑक्सी एस्टाइलिन इज यूज इन वेल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज होती है, इन कंबशन ऑफ फ्यूज, ठीक। लाइक हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स, तो हाइड्रोजन इन विद ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है रॉकेट्स में थ्रस्ट के लिए, ठीक। ऑक्साइड्स कितने तरह के होते हैं, ऑक्साइड्स 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि हम कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड निकले तो क्या है, एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड लिख लो बेसिक। एम्फोटेरिक जो बोथ एसिड और बेस की तरह काम करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से, इन जनरल कैसे लिख देते हैं, Al2O3, PbO, SNO, ZNO, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उसकी स्पेलिंग में ही छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो, A फॉर एल्यूमिनियम, P फॉर लेड, Te फॉर टिन और X से जिंक, ठीक। और दुनिया में केवल 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, वो तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आसानी से बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद बात आती है ओजोन की। ओजोन कैसा है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, इसीलिए वहां से अर्थ सरफेस से कितने पे 20 किलोमीटर ऊपर हमारे पास ओजोन लेयर भी है, इसीलिए। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम इसके देखें तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ओजोन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, जिससे O3 बन जाती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये कहती है ये जो ओजोन बनी है दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन। प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस इन ए वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक। प्योर को हम कंडेंस करके बना सकते हैं। ओजोन की प्रॉपर्टी, प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस
डार्क ब्लू लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क वायलेट या वायलेट ब्लैक सॉलिड है। ओजोन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इट इज हार्मलेस इन स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मलेस है, ठीक। एट अबाउट 100 ppm ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन द हेडेक एंड नोसिया। अगर 100 ppm तक इसका कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा तो हेडेक होगा, नोसिया होगा। ओजोन ब्रेक करके क्या बनाती है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। पीबीएस को अगर हम O3 से ट्रीट करा दें तो PbSO4 और O2 बन जाएगा, I माइनस में O3 डाल दें तो इससे क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, ठीक। अब ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ये वाली रिएक्शन यूज होती है, ये बात भी ध्यान रखना कि ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज होती है। NO की रिएक्शन O3 से करा दें तो NO2, ठीक। और ये यही जो है NO जो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स ऑफ एरोप्लेन, तो ये क्या करते हैं, ये ओजोन से रिएक्शन करके डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक। और फ्रियॉन्स आर यूज्ड इन एरोसॉल स्प्रे एज रेफ्रिजरेंट एंड आल्सो कॉज डिप्लीशन इन एयर, ठीक है। फ्रियॉन्स जो है वो भी हमारे क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन करा रहे हैं। और यूजेस ऑफ ओजोन क्या है, जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है और स्टीयरिंग वाटर है, ठीक। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लावर और स्टार्च एटसेट्रा में, ठीक, यूज होते हैं। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिनोफोर, ये सिंपल था, इसे देख लेना। अब इसके बाद आ जाती है ग्रुप 17। ग्रुप 17 की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली की बात करते हैं। हेलोजन फैमिली इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन, ठीक। टेनेसाइन की चिंता नहीं करनी, एस्टेटाइन की भी नहीं करनी, इनफैक्ट हमें तो वो भी रेडियो एक्टिव है, हमें केवल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की करनी है, और जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से तो केवल फ्लोरीन की करनी है। द टर्म हेलोजन इज मेड बाय 2 वर्ड्स, हेलो मीन्स सॉल्ट और जेम्स मीन्स बॉर्न। जो सॉल्ट से बने सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हेलोजन्स हैं। फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन मेनली इंसॉल्युबल फ्लोराइड्स लाइक CaF2, फ्लस्पर, क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट। सी वाटर कंटेन्स NaCl 2.5% बाई मास, और इसीलिए से हमें खारा पानी, जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन लगता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन है वो FCl BRI, दिस ऑर्डर इज फॉलोड बाई कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और XX बॉन्ड लेंथ, ठीक। XX बॉन्ड लेंथ तक बात आती है, ठीक। अब इसका रिवर्स ऑर्डर FCl BRI को हमने उल्टा कर दिया, F अभी ऊपर था उसमें नीचे कर दिया, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ X- आयंस के लिए भी ये ट्रू होगा। तो ये छोटे छोटे जो बंच है ना, उन्हें एक साथ करके ही पढ़ना है हमें, जिनसे हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ClF BRI, ये ऑर्डर किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें गड़बड़ मत करना कि F की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो Cl2 Br2 F2 और I2 होता है, ठीक। F2 और Cl2 गैसेस हैं, Br2 लिक्विड और I2 कैसा है, सॉलिड। F2 कैसी होती है, येलो कलर की होती है। Cl2 कैसी है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन जो होती है वो रेडिश ब्राउनिश रेड होती है, और I2 कैसी होती है, वॉयलेट। और जो इसमें कलर आ रहा है वो होमोलुमो ट्रांजिशंस की वजह से आ रहा है, ये भी क्वेश्चन IIT ने पूछ रखा है। F2 कैसा है, F2 एक स्ट्रॉन्ग, F2 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, दुनिया में कोई मिल जाए तो इससे अगर नीचे वाला हैलाइड मिल गया तो उसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, हेलोजन बना देगा, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो F2 X- को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, F- और X2, और X क्या हो सकता है, Cl BRI। अगर Cl2 लेंगे तो BRI बनेगा, और Br2 लेंगे तो केवल आयोडीन कर पाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर भी हमें याद रख लेना है कि F2 Cl2 Br2 और I2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। डिपेंड किस पे करती है, डिसोसिएशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, और जो नेगेटिव चार्ज बना उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो F2 वाटर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, O2 बना देता है। F2 वाटर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, O2 बना देता है। हेलोजेंस जो है वो वाटर को इन जनरल ऑक्सीडाइज करते हैं, Cl और Br कर देते हैं ऑक्सीडाइज, और HOX बनाते हैं। I- O2 से रिएक्शन करके I2 बना देता है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोजन की क्या है, H2 प्लस H2 HX बनाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर लिखें, ये ऑर्डर्स ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार टोक रहा हूँ कि ये ऑर्डर्स अगर समझ में आ गए तो जीवन आसानी से कटेगा। ऑर्डर्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, HF HCl HBr और HI। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, HCl HBr HI और HF। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, HF HCl HBr और HI। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी HF HCl HBr और HI। ये ऑर्डर याद रखने इंपॉर्टेंट, पहले से ही लिखा हुआ है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो फ्लोरीन 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 और O2F2। स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। O2F2 ऑक्सीडाइजेस PU, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में। अब क्योंकि F ब्लॉक भी सिलेबस में है इसलिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from the spent of nuclear fuel. न्यूक्लियर फ्यूल के स्पेंट से हम लोग उसे क्या करते हैं, हटाने के लिए, ठीक है। स्पेंट क्या होता है, जो बचा हुआ मटेरियल, ठीक। स्पेंट देखना क्या होता है ना। अब जनरल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके, आई के, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, बिकॉज ऑफ हाई पोलरिटी ऑफ आयोडीन। इन case of chlorine, multiple bond formation takes place between the chlorine and oxygen due to the availability of vacant d orbital and this increases the stability. होना क्या चाहिए था, IBr और Cl होना चाहिए, लेकिन है क्या, ICl और Br है। ब्रोमीन के पास ना तो मतलब दोनों चीज़ें नहीं है, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल में जगह भी बड़ी और उसका क्या हो गया, पोलराइजेशन बढ़ गया, तो दोनों के कॉम्बिनेशन वजह से वो बना नहीं पाता। ClO2 इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट for the paper pulp and textile and in water treatment. Oxide of bromine exist only at low temperature and they are very powerful oxidizing agent. तो oxides of iodine I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble in solids and decomposes on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent, ठीक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात कर लें तो MX बन जाएंगे और MF, MCl, MBr, MY आ जाएंगे, तो एक MI आ जाएंगे, आयनिक ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, सिंपल बात है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर लेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो XX टाइप के बन जाते हैं, जो XX3 यानी जैसे ClF3 बना दें या BrF5 बना दें या IF7 बना दें, तो X या होगा लार्जर एटम होगा और X डैश कैसा होगा, स्मॉलर एटम होगा। क्लोरीन, अब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन कहाँ से आया, क्लोरीन कम्स फ्रॉम क्लोरस, मतलब ग्रीनिश येलो। क्लोरीन कम्स फ्रॉम क्लोरस मीन्स ग्रीनिश येलो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो MnO2 के साथ एसिड रिएक्शन करें, क्योंकि क्लोरीन के बाद इसलिए करें क्योंकि ये हेलो उसमें भी है, सॉल्ट एनालिसिस में भी है, तो MnCl2 और Cl2 बनेगी। NaCl को MnO2 के साथ ये रिएक्शन में सॉल्ट एनालिसिस में लिखी थी, क्या बनेगा, MnCl2 और Cl2 गैस निकलेगी। या फिर KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाएगा, Cl2 बनेगा। और ये रिएक्शन एन फैक्टर की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने रिडॉक्स में ही बताई थी कि पहले से बैलेंस करना पड़ेगा तब एन फैक्टर निकल पाएगा। और ये रिएक्शन ऐसी है जिससे हमें ये पता लगता है कि एन फैक्टर कैन बी लेस देन 1। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन कैसे करते हैं, डीकन्स प्रोसेस से करते हैं। डीकन्स प्रोसेस में क्या करते हैं, HCl को O2 के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो ट्वाइस Cl2 और H2 बन जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की, ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaCl की जब हम लोग ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इससे क्या होती है, Cl2 और हाइड्रोजन बनती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की बात करें तो ग्रीनिश येलो गैस है विद पंजेंट ऑर्डर एंड सफोकेटिंग स्मेल। Cl2 जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, देखो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके क्लोराइड बना रही है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करके क्या बना रही है, क्लोराइड बना रही है, तो ये सबके साथ क्या बना देगी, क्लोरीन बना देगी, ठीक। तो देखो इसने क्या किया, क्लोरीन ने एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बनाया, Na के साथ NaCl बनाया, Fe के साथ FeCl2 बनाया, Pb के साथ PCl3 बनाया, S के साथ H2Cl2 बनाया, हाइड्रोजन के साथ HCl बनाया, H2S के साथ HCl बनाया और सल्फर बना दिया। और डेकेन के साथ, डेकेन नहीं है ये डेकाइन है, CnH2n-2 भी नहीं है और भी कुछ कम है, ठीक। तो उसके साथ क्या बना दिया, 16HCl और 10C बना दिया। फिर कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl और NaOCl बना। हॉट के साथ हुई तो NaCl और NaClO3 बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर बना देती है और CH4 के साथ क्लोरोफॉर्म बनाती है और C2H2 के साथ हमारा एडिशन रिएक्शन शो करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए इन्हें लिखा गया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की जब बात कर रहे हैं तो FeSO4 को क्या करेगा, Fe2+ से कहाँ ले जाएगा, Fe3+ में ले गया। Na2H3 को कहाँ ले गया, Na2SO4 में, +4 से +6 ले गया। SO2 को कहाँ ले जाएगा, H2SO4 में। I2 को कहाँ ले जाएगा, HiO3 में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या होता है, CaOCl2.CaCl2.CaOH.2H2O। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग loses its yellow color due to the formation of HCl and HCl. Chlorine is a powerful bleaching agent. It bleaches vegetable and organic matter in presence of moisture. Bleaching action of chlorine is permanent. Cl2 वाटर से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है जो कलर्ड सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देती है, कलरलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक। तो क्लोरीन का यूज वुड पल्प को ब्लीच करने में, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, CCl4, CHCl3, ड्रग, DDT और रेफ्रिजरेंट बनाने का काम आता है, और फॉस्जीन
टीयर गैस और मस्टर्ड गैस जैसी गैसेस बनाने के भी ये काम आता है। ठीक, अब HCl की बात कर ले। HCl कैसे बनाते हैं? HCl बनाते हैं NaCl की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो NaH और HCl बन गया, और HCl को अगर हम NaHSO4 को NaCl के साथ हीट कर दें तो फिर से Na2SO4 और HCl बन जाएगा। HCl को जो हम ड्राई करते हैं वो बेसिकली H2SO4 से करते हैं। HCl को हम कैसे ड्राई करते हैं? H2SO4 से ड्राई करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है HCl की? इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस विच गिव्स फ्यूम्स इन एयर। अमोनिया फ्यूम्स विद अमोनिया तो NH4Cl बनाती है, और 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 मिलकर क्या बना देते हैं? एक्वा रेजिया बना देते हैं, यूज फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड। ठीक, तो जो एक्वा रेजिया का कंपोजिशन होता है उसमें नेसेंट क्लोरीन बनती है। जो नेसेंट क्लोरीन बनी वो बेसिकली क्या करती है? ऑक्सीडेशन का काम करती है और ऑक्सीडाइज कर देती है किसे? गोल्ड को AuCl4 में, प्लेटिनम को हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड में। HCl कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या CO2 प्रोड्यूस करेगा, और सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके SO2 प्रोड्यूस करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन NH4Cl ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च से अलग करने के भी काम आता है। एक्सट्रैक्शन ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बैक बोन्स, बोन ब्लैक। ठीक, बैक बोन्स कह रहा है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन की बात करें तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन जो हाइपोहेलस एसिड है जैसे HOF, HOCl, HOBr ये सब बनाते हैं। हेलस एसिड केवल क्या बना पाता है? क्लोरीन HClO2। हेलिक एसिड क्लोरीन भी बना लेता है, ब्रोमीन भी बना लेता है और आयोडीन भी बना देता है। और पर क्लोरिक एसिड जैसे पर हेलिक एसिड कौन बनाता है? क्लोरीन भी बना लेता है, ब्रोमीन बना लेता है, आयोडीन भी, और स्ट्रक्चर सबके सेम होते हैं। अब देखो इसके बाद बात आती है किसकी? अपनी जेनॉन फैमिली की। जेनॉन फैमिली में केवल जेनॉन की रिएक्शंस हैं, वो उसी वीडियो से कर लेना, ग्रुप 18 के वीडियो से, भाई नोबल गैसेस के वीडियो से वो कर लेना, नोबल गैसेस के वीडियो से ही करना उसे। ठीक है, इसे वहाँ पे लिया नहीं है, वहीं से करना है इसे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा ही सा था, यहाँ लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा था उसका। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट लगभग 80 मिनट में हम लोगों ने किया है। इसे 80 मिनट को कम से कम 5 बार सुनना है सबको। ठीक है, आज की क्लास के बाद अगली क्लास में हम लोग जो करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे 2023 के पी ब्लॉक के PYQs का। खत्म होगा, लगभग 35-36 सवाल हैं, वो सारे एक साथ लगा के खत्म कर देंगे काम को। ठीक है, और तुम देखना ये इतनी सारी रिएक्शंस यूज नहीं, बहुत सारा लाता है, केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है और पढ़ते रहना है। जनवरी में दिन कम बचे हैं, रिविजन शुरू हो चुका है, और लगे रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।